हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने प्रीवियस मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा प्लेलिस्ट का और आप सारे ही वीडियोस देख पाएंगे। एंड इन सारे ही लेक्चर्स का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड सारे ही जो पीडीएफ्स यहाँ पे हैं, मतलब जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, गूगल ने प्लान किया है टू इन्वेस्ट $6 बिलियन टू सेट अप अ 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन विच इंडियन सिटी। तो गूगल ने प्लान किया है कि ये 1 गीगावाट डेटा सेंटर जो है सेटअप करेंगे इंडिया के विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में जो है ये आपका डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा 1 गीगावाट का। एंड इस चीज के लिए $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पे कही गई है गूगल द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि एक तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उस पर भी इस क्वेश्चन बन सकता है, या कैपेसिटी कितनी है, या फिर कौन से सिटी में आपका डेटा सेंटर सेटअप हो रहा है। क्लियर है। अब ये जो डेटा सेंटर है, ये जो बेसिकली डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी कितनी है, $6 बिलियन है। पहला डेटा सेंटर ये आपका होगा इंडिया में एंड लार्जेस्ट है। अगर हम बात करें एशिया की तो ये लार्जेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड साइज। ठीक है, नाउ अब इस $6 बिलियन में से भी $2 बिलियन आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे खर्च किया जाएगा। इसके लिए एलोकेशन यहाँ पे की गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, न्यू दिल्ली में, टू मार्क द 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द इवेंट लेटर ऑफ इंटेंट्स फॉर presented to the 4 foreign universities to set up campuses in India। तो 4 आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे दिया गया था ताकि वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है आपके लॉन्च किए गए थे, जैसे तारा ऐप, माई करियर एडवाइज़र, भाषा सागर, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई थी अंडर द बजट ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, पहला और दूसरा जो है ये करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बजट आपका है एजुकेशन इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर जहाँ जो यहाँ पे किए गए थे उसके लिए बजट आपका है 4,000 करोड़ का। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि 4 यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम अगेन ऑस्ट्रेलिया, देन ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल फ्रॉम यूके। तो लेटर ऑफ इंटेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, नाउ अब अदर चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे न्यू रीजनल ऑफिस बिल्डिंग जो है सीबीएसई की, वो इनॉग्रेट की गई थी आपके पटना बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 न्यू कैंपसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी इनॉग्रेट की गई थी नवोदय विद्यालय समिति की। देन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का एट दी एनसीईआरटी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 75 हॉस्टल्स का अक्रॉस 8 स्टेट्स। ठीक है, विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 187.35 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है इसके तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 309 हॉस्टल का अक्रॉस 12 स्टेट्स, और इसके लिए आपका आउटले है 1,190.34 करोड़ का। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं 4,000 करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से तारा ऐप वोटर एक है। ये जो आपका ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी असिस्टेड रीडिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे जो 3rd से 8th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये जो सिस्टम है, ये असेसमेंट जो है वो लगाया जाएगा, और ये बेसिकली चेक करेगा और इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स की रीडिंग फ्लुएंसी को। जैसे
आपका 1 मिनट में बच्चा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स बोल पा रहा है, उसमें से कितने उसने मिसप्रोनाउंस किए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, मेजर की जाएगी। नेक्स्ट है माई करियर एडवाइजर ऐप, यहाँ पे लॉन्च की गई थी, विच इज़ लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय Department of School Education and Literacy along with the Wadhwani Foundation and PASIF which is a unit of NCERT. ओके इसका मेन एम क्या है कि हमें एम्पावर करना है बच्चों को टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-2026। तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग सिस्टम ये आपका है स्कूल्स के लिए, जिसमें 60 इंडिकेटर्स रखे गए हैं और इनको 6 कैटेगरीज में आपका जो है विभाजित किया गया है, जिसमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ें जो है ऐड की गई हैं, ठीक है। इसे डेवलप किया गया है एनसीईआरटी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। फाइन। नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोर्टल, जो है वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोवाइड की जाएंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आता है एआई अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। इसका मेन एम है कि हमें एनहांस करना है स्टूडेंट का नॉलेज एंड स्किल्स को इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में। और इसके तहत यहाँ पे पर मंथ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पर मंथ 9,000 का स्टाइफन मिलेगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 का, ठीक है। और इसके लिए बजट कितना रिलीज किया गया है आपका, इट इज़ 500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाषा सागर ऐप। ये जो ऐप है इसका मेन एम क्या है कि हम किसी भी भाषा को बेसिकली डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी भाषा में। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने हिंदी में कुछ बोला और वो पंजाबी में आपका जो है कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब इसमें क्या फीचर्स हैं, 18 कॉन्वर्जेशन कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल कराए गए हैं, 24 वोकैबुलरी कोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत। इसे इस्टेब्लिश किया गया है डेक्कन कॉलेज में, एंड इसको जो है किसके कोलैबोरेशन से सेटअप किया गया है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्लस संस्कृत डिक्शनरी प्रोजेक्ट फ्रॉम पुणे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोशाश्री पोर्टल। अब ये जो आपका पोर्टल है इसमें 35 वॉल्यूम्स जो है संस्कृत डिक्शनरी के वो आपके डिजिटाइज किए गए हैं, डिजिटल उनको किया गया है, जिसमें 15 लाख वर्ड्स हैं, 1 करोड़ रेफरेंस हैं एंड 1500 एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इट इज़ फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द पीएम श्री स्कीम, ओके। एंड डेवलप किसने किया है, सीडेक पुणे द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैंपसेस जो हैं वो आपके जो है इनॉग्रेट किए गए थे। जैसे आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल प्लस देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इन द आंध्र प्रदेश इट वाज इनॉग्रेटेड, देन सीयू फ्रॉम जम्मू एंड सीयू इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है इनकी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका एनआईटी रायपुर जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू एज करिकुलम की यहाँ पे बात की गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग आपकी होनी चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सिंपल बीटेक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एकेडमिक की बात करें तो बीटेक ऑनर्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। बीटेक के साथ आप बीटेक विद माइनर कर सकते हो, बीटेक विद सेकंड मेजर कर सकते हो, बीटेक प्लस एमटेक आप इंटीग्रेटेड वाला कोर्स भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वाइब। इट इज एंगेज वाइब, एंगेज, एंजॉय, एनलाइटन। ये एआई पावर्ड कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया है एजुकेशन डिजाइन लैब ऑफ आईआईटी रोपर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है सेबी हैज एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर द फेज सेकेंड ऑफ इट्स न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क इन द सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेट। तो आपका इन मंथ ऑफ जनवरी जो है नॉमिनेशन फ्रेमवर्क लाया गया था, मतलब यहाँ पे ओरिजिनली इसको 10 जनवरी को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका टाइमलाइन जो है फेज सेकेंड और फेज थर्ड जो है इसका टाइमलाइन क्या था, फेज सेकेंड के लिए इनिशियल टाइम आपका जून मंथ था एंड फेज थर्ड के लिए ये आपका
सितंबर जो है टाइमलाइन दिया गया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है वो चीज़ देखेंगे, उसके बाद जाके इसकी एक्सटेंड जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क आपका जो था इसका मेन एम क्या था कि जो नॉमिनेशन है, ठीक है, जो नॉमिनेशन है आपका म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट का उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। अगर जैसे इन्वेस्टर है उसने कोई नॉमिनी बनाया होगा, राइट, तो इन्वेस्टर जो है जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है एंड कोई नॉमिनी वहाँ पे है, ठीक है। जैसे जो इन्वेस्टर है मेन इन्वेस्टर उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो नॉमिनी है सारा चीज़ उसको ट्रांसफ़र होएगा फिर, तो वो इजीली हो जाए, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसके लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क लाया गया था, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेट एक्सटेंड हुई है, ठीक है, वो कब तक एक्सटेंड हुई है। तो फेज सेकंड के लिए ये एक्सटेंशन दिया गया है आपका 8 अगस्त 2025 तक का, ठीक है, फेज सेकंड के लिए। फाइन। अब यहाँ पे मैंने बताया फेज सेकंड की आपकी जो डेट थी पहले जून थी, अब ये एक्सटेंड करके 8 अगस्त कर दी गई है। वैसे ही थर्ड जो फेज है इसके लिए सितंबर 1 पहले आपकी जो है डेट थी, अब इसे इंक्रीज करके 15 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। फाइन। सेबी ने ठीक है, न्यूज़ यही है कि सेबी ने यहाँ पे एक्सटेंड किया था इम्प्लीमेंटेशन डेट्स आपकी सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल फंड folios and demat accounts. Now next up question है, which country has been selected to host the 8th edition of a Commonwealth Youth Game in 2027? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको बेसिकली सेलेक्ट किया गया है कि वो होस्ट करेगी 8वां एडिशन कॉमनवेल्थ यूथ गेम का, जो आपका 2027 में होना है, एंड दिस अनाउंसमेंट वाज डन बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माल्टा होस्ट करेगा आपका 2027 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आपके स्पोर्ट्स होंगे, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, नेटबॉल, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग, एंड 2 डब्ल्यू स्पॉट्स यहाँ पे आपके हैं सेलिंग एंड वाटर पोलो। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चाइना रिसेंटली लॉन्च द एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PRSS अंडर द उड़ान स्पेस प्रोग्राम प्राइमरली फॉर द लैंड रिसोर्स सर्वे एंड डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। द PRSS बिलोंग्स टू विच नेशन? तो रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PRSS, इसको लॉन्च किया था अंडर देयर प्रोग्राम उड़ान स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि PRSS क्या है? PRSS स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। Now next up a question है, which organization built the INS Himgiri, the third steel frigate of the Nilgiri class, recently handed over to the Indian Navy? तो रिसेंटली इंडियन नेवी को इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने INS हिमगिरी हैंड ओवर की है? तो इट इज गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज GRSE ने INS हिमगिरी को बिल्ड किया है और हैंड ओवर किया है आपके इंडियन नेवी को। फाइन। इट इज द थर्ड नीलगिरी क्लास शिप जिसे डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा, एंड इसका लेंथ है 149 मीटर, विड्थ है 17.8 मीटर्स, एंड इसका जो विथ डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा 6670 टन्स का, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकता है 28 नॉट्स की, और इसका रेंज रहेगा आपका 5500 नॉटिकल माइल्स। ओके, अब इसमें आर्मामेंट्स कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मोस मिसाइल है, बराक 8, टॉर्पीडोज, मेन गन, देन आपका 2 AK-630M एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम्स में यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो नए वाइस चीफ बने हैं आपके आर्मी स्टाफ के? तो आंसर हेयर इज, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को, ठीक है। इसके अलावा वाइस एडमिरल संजय वत्सन्या जो है ये 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। फाइन। नाउ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है इनको फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बनाया गया है ऑफ अ वेस्टर्न नेवल कमांड का, और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय जय सिंह को। ओके। Now next up a question है, who has been appointed as the 13th Prime Minister of Myanmar in the newly formed interim union government announced by the National Defence and Security Council? तो recently आपके नए प्रधानमंत्री बने हैं म्यांमार के, जिनका नाम है यू न्यो सॉ। क्या नाम है इनका? यू न्यो सॉ। आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। अब म्यांमार का जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने स्टैब्लिश किया है नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन, और यहाँ पे जो सीनियर जर्नल है मिन ओंग हेलांग, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन। इस कमीशन का आपका सीनियर मतलब इस कमीशन के हेड कौन रहेंगे? आपके मिन ओंग हेलियांग। Next is which Indian clean tech company secured 38 million euro in equity and debt financing from German Export Finance Bank to build 2 compressed biogas plants in India? तो इंडिया में 2 compressed biogas plant को establish करने के लिए आपका इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 38 मिलियन यूरोस का फंडिंग जो है वो दी गई है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक द्वारा? तो इट इज CEF ग्रुप। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CEF ग्रुप को ये फंडिंग मिली है। ठीक है, अब CEF का टारगेट है कि ये स्टैब्लिश करेंगे 22 CBG प्लांट्स नेशन वाइड। ठीक है, ये टारगेट इनका है, और मतलब जो फंडिंग आई है उसमें से ये फंडिंग इसमें भी खर्च करने वाले हैं। साथ में ही CEF ग्रुप जो है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं करंटली 3 की प्रोजेक्ट्स। 2 तो आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट्स हैं जो आपका जम्मू एंड अहमदाबाद में है, एंड तीसरा आपका है मड बेस्ड प्लांट, ये आपका उत्तर प्रदेश में है जिसपे ये करंटली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो रिसेंटली आपके जो बैंकिंग लॉज हैं, बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 है, ये अभी इफेक्ट में आया है 1 अगस्त 2025 से। इसी के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो थ्रेशोल्ड है आपका फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बैंक हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। इसकी जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है, 2 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का इन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इसको भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है, 10 साल से 8 साल कर दिया गया है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड अदर असेट्स टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो जो भी आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होगा, ठीक है, उसको या असेट्स जो होंगे उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आप ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट है PSBs कैन नाउ इंडिपेंडेंटली फिक्स देयर रेम्युनरेशन ऑफ देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। जो पहले RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते थे, अब डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर्स बैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक मस्ट सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स टू द RBI एवरी फ्राइडे एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, दे आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि रीडेफिनेशन ऑफ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपका जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। पहले ये आपका 5 लाख एंड अबव होती थी, अब इसको 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो आपका डायरेक्टर्स हैं उनका जो टेन्योर है कॉर्पोरेटिव बैंक्स में वो पहले 8 साल होता था, अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी मैंने पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स शेयर्स 7 ईयर्स अनक्लेम्ड जो होंगे, बॉन्ड रिडम्पशन अमाउंट, ये सब इनको ट्रांसफर करना होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दे कैन नाउ फिक्स ऑडिटर रेम्युनरेशन डायरेक्टली। पहले RBI और गवर्नमेंट करती थी, अब PSBs कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वो सेंड करनी होगी RBI को मंथली, फोर्टनाइटली एंड क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ एवरी फ्राइडे। पहले फ्राइडे को था, अब इसे मंथली, फोर्टनाइटली मतलब 14th डे, ठीक है, क्वार्टरली। ओके, और ये सारे अमेंडमेंट्स आपके इफेक्ट में आ गए हैं 1 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट है द पायलट फेज ऑफ AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस लॉन्च बाय द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड tropics, that is ICRI-SAT and ICAR under the monsoon mission 3rd will begin in which Indian state? तो रिसेंटली ICRI-SAT एंड आपकी ICAR एंड इनके साथ पार्टनर्स जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है एक AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस जिसका नाम है AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर एट स्केल। ठीक है, इस नाम की एक एडवाइजरी सर्विस इन्होंने लॉन्च की है जो बेसिकली स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, इनको पर्सनलाइज रियल टाइम वेदर इंसाइट देगी। मतलब रियल टाइम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू।
ताकि वो अच्छे डिसीजन अपनी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो ले सकें। ठीक है, उनकी क्रॉप को के लिए क्या अच्छा डिसीजन होगा वो इस बेसिस पे ले पाए। इस वजह से ये आपका जो AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इसका पायलट फेज आपका स्टार्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये यहाँ पे होगा विद बाय यूटिलाइजिंग दी ICAR's एग्रो मेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट, मतलब इनके डेटा से यूज करके या इनकी हेल्प से महाराष्ट्र में ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, पायलट फेज जो है वो चलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे AI पावर्ड एडवाइजरी फॉर फार्मर्स की। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम अभी हमने पढ़ा था AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर एट स्केल। ठीक है, यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो है यूज़ की जाएगी ताकि हम हाइपर लोकल एंड एक्शनेबल वेदर डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब एडवाइजरी जो है ये डिलीवर की जाएगी थ्रू दी यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे व्हाट्सएप बॉट जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और फार्मर्स भी इसीलिए इसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स की बात करें तो लीडिंग एजेंसी यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो हैं ICAR, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं पे टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर्स यहाँ पे आपके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI और एग्रीकल्चर इन IIT रोपर इन पंजाब, देन CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी इसमें है और IISc है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं ICRI-SAT की। इसके DG हैं हिमांशु पाठक, हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में और 1972 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT ने MOU साइन किया है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कौन सी कंपनी के साथ? प्रमोट करने के लिए इनोवेशन इन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ MOU साइन हुआ है DPIIT का? तो इट इज योर HDFC कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो DPIIT की तरफ से मोहम्मद इशरार अली हैं एंड विपुल रोंगटा है फ्रॉम HDFC कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक और MOU जो साइन हुआ है रोशे इंडिया के साथ DPIIT का, जो एंड इसका मेन एम क्या है कि हमें बूस्ट करना है इंडिया का हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें DPIIT की तरफ से सुमित जरनगल थे एंड रजविंदर मेहदवान फ्रॉम रोशे इंडिया, जो MD हैं आपके रोशे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो इनमें से कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है जहां पे आपका इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है आपका गुजरात के कांदला में। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला गुजरात में इसको आपका इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है लार्सन एंड टर्बो द्वारा। एंड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें इस प्लांट की तो ये 140 मेट्रिक टन रहेगी आपकी। ओके, नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात कर लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था आपका 2023 में, जनवरी 2023 में, और फाइनेंशियल आउटले इसका कितना है 19,744 करोड़। प्रोडक्शन टारगेट की बात करें तो ये आपका सेट किया गया है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय दी 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज NCDC, विद द आउटले ऑफ डैश फॉर द 4 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2029। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या है कि कितना आपका आउटले दिया गया है? तो इट इज 2000 करोड़, 500 करोड़ ईच ईयर के लिए ये दिया गया है। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे रहेगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, एंड इसका टारगेट है कि ये प्रोवाइड करे लोन्स टू दी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड अदर कॉर्पोरेटिव्स अक्रॉस दीज सेक्टर्स। ओके, नाउ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसकी बात कर लेते हैं। इसके MD हैं पंकज कुमार बंसल, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है।
Now next is, which mutual fund recently received approval from the SEBI to launch India's first specialized investment fund, that is SIF. तो इनमें से कौन सी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सेबी से कि ये अपना स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF जो है वो लॉन्च कर सके? तो इट इज क्वांट म्यूचुअल फंड। ठीक है, किसको अप्रूवल मिला है? क्वांट म्यूचुअल फंड को ये अप्रूवल मिला है। अब ये आपका मतलब इसका नाम क्या है जो ये आपका SIF है? तो इट इज QSIF, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड इसका नाम रखा गया है। ये पहली आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है इंडिया की जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है अंडर दिस कैटेगरी, SIF कैटेगरी। ठीक है, इसके साथ सेबी ने अप्रूवल दिया है चॉइस असेट मैनेजमेंट कंपनी को। ठीक है, किस चीज का अप्रूवल मिला है कि ऑपरेट कर सकते हैं एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजिंग चॉइस म्यूचुअल फंड। ओके, next is, according to the Fitch Ratings July 2025 report, what is the revised GDP growth forecast for India for the financial year 2026? तो Fitch Rating ने अपनी जो GDP projection दी थी इन्होंने वो रिवाइज की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। 6.3% अभी इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, पहले 6.4% ये इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, अर्लियर प्रोजेक्शन वाज 6.4%। नाउ फिच रेटिंग की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है इयान लिनन। हेडक्वार्टर इसका आपका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है। 1914 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली assumed चार्ज एज अ डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के आपके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है A राजा रंजन। ठीक है, A राजा रंजन को नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। एंड इस पोजीशन से पहले ये आपके डायरेक्टर थे सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ओके, A राजा रंजन जो है इन्होंने सक्सीड किया है S यूनिकृष्णन नायर को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये आपके फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इनकी जगह ली है आपके पद्मा कुमार ES ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI अप्रूव द मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक विद विच कॉर्पोरेटिव बैंक इफेक्टिव फ्रॉम दी 4 अगस्त 2025? तो RBI ने अप्रूव किया है मर्जर न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक के साथ। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज सारस्वत बैंक और न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का मर्जर यहाँ पे आपका इफेक्ट में आ गया है 4 अगस्त 2025 से। ओके, एंड ये आपका मर्जर किया गया है अंडर दी सेक्शन 44A(4) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। Now next is, the Indian Army signed an MOU worth rupees 223.95 crore with which company for the procurement of 212 advanced 50-ton tank transporter trials? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ इंडियन आर्मी का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है? ठीक है, और ये यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मतलब ये कंपनी जो है ये 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रायल्स यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करेगी। तो इट इज एक्सिसकेड एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज बाय द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन, जो आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था? तो इनमें से कौन से आपके ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने जीता है? तो इट इज वर्ल्ड नंबर 1 आपके मैग्नस कार्लसन। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज मैग्नस कार्लसन द्वारा इस इवेंट को जो मतलब ये इस इवेंट के विनर रहे थे, इन्होंने डिफीट किया था फ्रांस के अली रेजा फिरोजजा को। एंड थर्ड नंबर पे थे हिकारू नाकामोरा फ्रॉम USA। ओके, नाउ इंडियन ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 4th नंबर पे अर्जुन एरिगेसी थे, 8th नंबर पे निहाल सरीन, 14th नंबर पे थे अनीश गिरी। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन की। तो इसके करंट CEO हैं राल्फ रिचर्ड। इसे 2023 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है आपका वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 1 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसका 2025 का थीम था स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, सिंबल इसका है पर्ल या फिर व्हाइट कलर रिबन। नाउ
यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग कैंसर जो है ये आपका स्पेन में होगा, बार्सिलोना स्पेन में। एंड कब होगा ये? सितंबर 2025 में आपका कॉन्फ्रेंस आपकी जो है यहाँ पे रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिनटेक डे, 1 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस दिन डेथ एनिवर्सरी आपकी होती है फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जिनका नाम है कॉसिमो दे मेडिकी। ठीक है। इसी के साथ नोट करना है जो 6th एडिशन है आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का, ये आपका होएगा। ठीक है। जिसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विद आरबीआई। ठीक है। एंड एनपीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल जो है, इस इनकी कोलैबोरेशन से ये फेस्ट आपका होता है। एंड इट इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 2025। ठीक है। अक्टूबर के महीने में आपका रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में आपका होएगा। ठीक है। इसकी थीम क्या है? इट इज एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई। नेक्स्ट आपका है मुस्लिम विमेन राइट डे या मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसे हम 1 अगस्त को जो है ऑब्जर्व करते हैं। इस बार 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया है। 2019 में आपका मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट जो है ये इनैक्ट हुआ था, और तब से ही हम मुस्लिम विमेन राइट डे या मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेसिकली जो भी पर्सन ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करेगा उसको यहाँ पे एक क्रिमिनलाइज ऑफेंस देखा जाएगा एंड उसे अप टू 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, एज पर दिस एक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये 1 से 7 अगस्त तक आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसके ऑर्गेनाइजर आपके कौन कौन हैं? इट इज वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद WHO एंड यूनिसेफ ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और थीम की बात करें तो थीम आपकी इसमें है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 अगस्त को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम था एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये आपका 1989 में आपका जो है इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ठीक है। एट दी SERN जिनेवा में इसको आपका इन्वेंट किया गया था। एंड इन्होंने जो आपके टिम बर्नर्स-ली है, इन्होंने पहला वेब सर्वर जो है HTTPD एंड ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब ये भी आपका डेवलप किया था 1990 में। इसी के साथ पहली वेबसाइट की बात करें तो ये आपकी थी info.cern.ch जो आपकी लाइव हुई थी 1991 में। ठीक है। इसी के साथ जो टिम बर्नर्स-ली है एंड रॉबर्ट कैल्यू जो है, इन्होंने रिलीज किया था HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।